हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल के ऊपर आरटीसी सेकंड ईयर साइंस की बात कर रहे थे और जिसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट किया है। पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो सेकंड ईयर का सिलेबस होता है साइंस का, जिसमें हमने पहली यूनिट से स्टार्ट किया था, जिसमें सेल बायोलॉजी वाली यूनिट अपनी चल रही थी, जिसमें हमने बात कर ली थी सेल के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में बात की, जिसमें एक एक कंपोनेंट की हमने बात कर ली, एक एक ऑर्गेनेल्स की बात कर ली। इसके बाद हमने बात की थी, थोड़ा सा आगे बढ़े तो सेल साइकिल के बारे में बात की, सेल डिवीजन के बारे में बात करी। फिर हम सेल के जो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसके ऊपर पढ़े, जिसमें हमने सेल डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है उसके बारे में बात करना स्टार्ट किया था। ऑलरेडी आप इसके दो पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 के अंदर हमने ये देखा था कि बेसिक में डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। दूसरे पार्ट के अंदर हमने ये देखा कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो उसके लिए किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, यानी कि कौन कौन से एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, कौन सी प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की क्रियाविधि, यानी कि मैकेनिज्म अपन समझेंगे और ये देखेंगे कि एक्चुअल में जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो होता किस तरीके से। थोड़ी सी बात और एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस क्लासेज जो आप देख रहे हैं, अब आगे जो हम कंटिन्यू करेंगे, इनको आप एज अ रिवीजन क्लास देखिएगा। यहाँ मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितनी भी आसपास आप कोचिंग के नोट्स देख रहे हैं, मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं जिनमें बहुत सारे कोचिंग के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उन सबका समग्र सार, उन सबका निचोड़ आप सबके सामने लेके आ रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप अपने नोट्स खोलिएगा, रिवीजन करिए, रिवीजन करने के बाद आप क्लास देखिए और क्लास में जब आपको कोई चीज ऐसी इंपॉर्टेंट लग रही है या नोट्स के अंदर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज आपको लग रही है जो आपके नोट्स के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने नोट्स के अंदर उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो एज अ रिवीजन क्लास आपको देखनी है। बाकी आपकी जो पढ़ाई चल रही है उसको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, जो आपकी क्लासेस लग रही है उनको रेगुलर आप लेते रहें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ज्यादा देर न करते हुए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। हम देखिए बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म के बारे में कि एक्चुअल में डीएनए रेप्लिकेशन होगा किस तरीके से। तो इसके कुछ स्टेप हैं जिनमें हम बात करते हैं। तो मैंने इसको सरल भाषा में मैं बात करूं तो 5 स्टेप के अंदर इसको मैंने क्या कर दिया, टोटल कट डाउन कर दिया है डीएनए रेप्लिकेशन को समझने के लिए। क्योंकि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उसको यदि हम स्टेप के अंदर बांट लें तो समझने में आसानी होती है और इजीली हमें याद भी हो जाता है। देखिए, पहले नंबर की बात करते हैं हम, तो पहला चरण है अपने डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, यानी कि कोई भी चीज होगी तो सबसे पहले उसका स्टार्टिंग पॉइंट आएगा। फिर दूसरी बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स का एक्टिवेशन होगा। इन्हें न्यूक्लियोटाइड के एक्टिवेशन से क्या होगा कि हमें एनर्जी प्राप्त होगी, जिससे कि वापस हमें बॉन्ड बनाने में काम आएगा। तीसरा जो चरण आता है वो आता है डीएनए लड़ियों का पृथक्करण होना, यानी कि जो डीएनए है हमें पता है डबल स्टैंडर्ड होता है, उसकी लड़ियों को अलग अलग करना है, क्योंकि जो लड़ियां अलग अलग होंगी वही टेम्पलेट का काम करेंगी और वहीं पे नए डीएनए का स्ट्रैंड जो है बनके तैयार होगा। अगले स्टेप की हम बात करेंगे तो उसमें वो आरएनए प्राइमर आके जुड़ेगा और वो क्या करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट कराना शुरू कर देगा। लास्ट पॉइंट के अंदर क्या होगा कि न्यूक्लियोटाइड्स आकर वहां पे जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे और नए डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से टोटल 5 स्टेप के अंदर हम बात करेंगे। पहले स्टेप की हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, तो पहला स्टेप आता है हमारे सामने रेप्लिकेशन की शुरुआत, यानी कि रेप्लिकेशन की क्या होगी, स्टार्टिंग होगी। रेप्लिकेशन की जब स्टार्टिंग होगी तो उसमें रेप्लिकेशन जब भी स्टार्ट होता है तो उसके लिए एक पॉइंट आता है। ठीक है, उस पॉइंट का नाम क्या है, उस पॉइंट का नाम है ओराई पॉइंट। क्या है, उस पॉइंट का नाम है ओराई पॉइंट, जिसे हिंदी के अंदर कहते हैं प्रतिकृति वयन बिंदु। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में ये होते क्या है, तो वो चीज देखिएगा कि ये क्या होते हैं। तो ये कुछ नहीं होते, डीएनए पर न्यूक्लियोटाइड का एक विशेष क्रम होता है, यानी कि डीएनए पर न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेशल सीक्वेंस होता है। एक स्पेशल सीक्वेंस में नाइट्रोजनस बेस जुड़े हुए होते हैं, जिसे अपन क्या कह देते हैं, ओराई पॉइंट कह देते हैं, यानी कि यहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। अगली बात देखिएगा कि जब हम इन ओराई पॉइंट की बात करते हैं तो डीएनए पे हमने बात की तो कितने पॉइंट्स होते हैं। तो देखिए, जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए होता है या फिर जो वायरस का डीएनए होता है उसके ऊपर केवल एक स्टार्टिंग पॉइंट पाया जाता है, केवल एक ओराई पॉइंट पाया जाता है, जहां से डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। लेकिन वहीं हम बात करें यूकैरियोट्स की, मैंने यहाँ पे शॉर्ट के अंदर लिखा है, प्रो का मतलब है प्रोकैरियोट्स और यू का मतलब क्या है, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर हम बात करते हैं तो एक से अधिक ओराई पॉइंट्स पाए जाते हैं, यानी कि एक से अधिक जगह से जो रेप्लिकेशन है वो क्या हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो पहला स्टेप अपना कंप्लीट हो गया कि कहां से स्टार्ट होगा, तो ओराई पॉइंट से स्टार्ट होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है कि ओराई पॉइंट होते क्या है, तो डीएनए पर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। अगली बात करें तो प्रोकैरियोट्स में या फिर वायरल डीएनए की हम बात करें तो उसमें एक पाया जाता है और यूकैरियोट्स में एक से अधिक ओराई पॉइंट्स पाए जाते हैं। बस सिंपल, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना है। अगला देखना, अगला स्टेप आता है हमारे सामने न्यूक्लियोटाइड्स का सक्रियकरण, यानी कि हम बात करते हैं एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिवेट करना क्यों आवश्यक है, तो देखना कि जो केंद्रक द्रव्य होता है, यानी कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये मोनोफॉस्फेट के रूप में क्या होते हैं, पड़े हुए अवस्था में रहते हैं। जैसे DAMPS इसका मतलब क्या है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। DTMPS का मतलब क्या है, थायामीन मोनोफॉस्फेट। GMP का मतलब है ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट और C का मतलब क्या है, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। अब हमें इनको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, हमें इनको ट्राइफॉस्फेट के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है।
अब आप पूछोगे कि हमें ट्राई फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, तो देखिएगा हमें पहले मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फिर ट्राइफॉस्फेट से वापस इनको मोनोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, तो हमें एनर्जी प्राप्त होगी। ठीक है, हम थोड़ी सी एनर्जी लगाएंगे और एनर्जी लगा के हमें एटीपी के अंदर यानी कि ट्राइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। फिर जब इनको तोड़ा जाएगा, जब ये ब्रेक डाउन होंगे, तो एनर्जी हमें इतनी ज्यादा मात्रा में प्राप्त होगी कि जिससे डीएनए के जो डबल हेलिकेज बनेगा या फिर जो डबल हेलिक्स संरचना बनेगी उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उनके लिए एनर्जी हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो कहां से प्राप्त होगी, जब अगले स्टेप में हम बात करेंगे ये जो एटीपी है वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एएमपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। है, तो दूसरे स्टेप में हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड को सक्रियण किया जाएगा, एक्टिवेशन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, मोनोफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, टीएमपी को टीपी के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा यानी कि थायरोसिन ट्राइफॉस्फेट, फिर जीएमपी को जीटीपी के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा यानी कि ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सीएमपी को सीटीपी के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा यानी कि साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए फॉस्फोरिलीकरण, इस प्रोसेस को अपन कहते क्या है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फॉस्फोराइलेशन। क्या कहा जाता है, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप का ऐड करना क्या कहलाता है, फॉस्फोरिलीकरण कहलाता है। एंजाइम कौन सा काम आता है, मैंने आवश्यक पदार्थ के अंदर भी ये बात बताई थी, वापस आप इसको याद रखिएगा, फॉस्फोराइलेज नाम का एंजाइम यहाँ पे क्या आता है, काम आता है। ठीक है, तीसरे स्टेप की हम यहाँ पे बात करते हैं। अब हमारे पास क्या आ चुके हैं, ये बन चुके हैं। तीसरे स्टेप में क्या होगा कि डीएनए लड़ियों का पृथक्करण होगा, या फिर जैसे अपन साधारण भाषा में कहते हैं अकुंडलन होगा, यानी कि जो कुंडली बनी हुई है डबल हेलिक्स से उसको खोला जाएगा। खुलने को कहते हैं अनबाइंडिंग कहते हैं, और इसे कहते हैं अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए की क्या की जाएगी, अनबाइंडिंग की जाएगी। देखना किसके द्वारा की जाती है, तो मैंने आपको बता दिया था हेलिकेज नाम का एंजाइम होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, अनबाइंडेज एंजाइम भी कहते हैं। उसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन बंध क्या होंगे, टूटेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ये डीएनए की क्या स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे डीएनए की हम बात करते हैं, तो ये तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं। ठीक है, दोनों लड़ियां हैं, इनके बीच में ये जो बंध पाए जा रहे हैं, ये बंध कौन से हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हेलिकेज नाम का एंजाइम या फिर अनबाइंडेज नाम का एंजाइम है, वो क्या करेगा, इन बंधों को तोड़ने का काम करेगा। ये बंध जब टूटेंगे तो दोनों लड़ियां क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएगी। इसको कहते हैं अनबाइंडिंग या फिर अकुंडलन होना। ठीक है, दूसरा देखना, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एसएसबीपी प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन क्या करेगी, एक दूसरे को अलग बनाए रखेगी। यहाँ पे जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े हेलिकेज नाम के एंजाइम ने, तो वापस ये क्या करते हैं, पास पास आने की क्रिया को करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए कि इन दोनों को सेपरेट बनाए रखना है, इन दोनों को क्या करना है, हमें सेपरेट बनाए रखना है। इसके लिए कौन सी प्रोटीन काम आती है, तो एसएसबी प्रोटीन काम आती है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जिसे कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रोकैरियोट्स में एक एंजाइम काम आता है जिसका नाम है गाइरेज नाम का एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम आता है, गाइरेज नाम का। वहीं यूकैरियोट्स में काम आता है टोपोआइसोमरेज नाम का एंजाइम। ठीक है, इन एंजाइम का काम क्या होता है कि जब इन दोनों लड़ियों को खोला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तनाव आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। इस टेंशन को कम करने का काम कौन करता है, ये दोनों एंजाइम करते हैं, जिसमें प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है गाइरेज नाम का एंजाइम, वहीं यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है टोपोआइसोमरेज नाम का एंजाइम। ये क्या करते हैं, तनाव को कम करने का काम करते हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि डीएनए लड़ियों का जब पृथक्करण होता है, सेपरेशन होता है, जब वो अनबाइंडिंग होती है, तो वहां पे मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता पड़ती है। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखना होता कैसे, ये आपको सामने डीएनए की स्ट्रक्चर बनी हुई है, जिसमें ये जो स्ट्रैंड है ये 5' से लेकर 3' की तरफ बना हुआ है, और ये जो स्ट्रैंड है दूसरा ये 3' से 5' की तरफ बना हुआ है। ये बीच में ब्लैक कलर की जो लाइनिंग्स है, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब यहाँ पे अनवाइंडिंग की प्रोसेस होती है, अनवाइंडिंग की प्रोसेस में क्या होगा, देखना कि यहाँ पे ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है, यहाँ से जो बॉन्ड है वो टूटना स्टार्ट होंगे। तो ये जो एंजाइम आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये एंजाइम है कौन सा, डीएनए हेलिकेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, डीएनए हेलिकेज एंजाइम है, जो कि इसको क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हुए चल रहा है और उनको सेपरेट करने का काम कर रहा है। यहाँ पे ये जो स्ट्रैंड आ रही है, इस पर आपको जो ब्लैक कलर की गोले गोले से बने हुए, ये क्या है, एसएसबीपी प्रोटीन है। ये क्या है, एसएसबीपी प्रोटीन है, जो कि इन दोनों को क्या करेगी, सेपरेट करने का काम करेगी। यहाँ पे ये जो आपको ब्लैक कलर का बॉक्स मैंने बनाया है, बॉक्स जैसी स्ट्रक्चर जो आपको बनाई है, ये क्या है, गाइरेज नाम का एंजाइम है, या फिर इसी को अपन टोपोआइसोमरेज कह देते हैं। इसके अंदर यूकैरियोट्स के अंदर अपन इसको टोपोआइसोमरेज कह देंगे। इस तरीके से 3 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे और पांचवें स्टेप के बारे में। तो अब देखिए हम बात करेंगे फोर्थ और फिफ्थ स्टेप के बारे में। फोर्थ स्टेप की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो फोर्थ स्टेप है आरएनए प्राइमर का जुड़ना, यानी कि अब आके आरएनए प्राइमर जुड़ेगा। यहाँ पे हमारा डीएनए का टोटल दोनों के स्ट्रैंड थे, डीएनए हेलिकेज नाम के एंजाइम ने दोनों को खोला, खोलने के बाद एसएसबीपी प्रोटीन ने दोनों को इस खुली हुई पोजीशन में बना के रखा। यहाँ पे जो टेंशन आ रही थी उसको टोपोआइसोमरेज ने खत्म कर दिया। अब क्या होगा, आरएनए प्राइमर आएगा और आरएनए प्राइमर आके कहाँ जुड़ जाएगा, इस 3' सिरे पर आके जुड़ जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, यानी कि ये सिरा यदि 5' से 3' चलेगा तो ये सिरा 3' से 5' की तरफ होता है। ठीक है, तो आके कहाँ जुड़ेगा, 3' सिरे पर आके जुड़ेगा कौन, आरएनए प्राइमर। अब देखिए हम बात करते हैं कि आरएनए प्राइमर क्या बला है। तो आरएनए प्राइमर कुछ नहीं है, 8 से 12 न्यूक्लियोटाइडों का एक ग्रुप है। क्या है, 8 से 12 न्यूक्लियोटाइडों का एक ग्रुप है। ये आके अटैच होगा और आके और न्यूक्लियोटाइडों को लाता जाएगा और क्या बना देगा, डीएनए बना देगा।
ये जुड़ेगा कैसे? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आरएनए प्राइमर कैसे जुड़ेगा? आरएनए प्राइमेज नाम की उपस्थिति में या फिर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करेगा, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के ऊपर। ध्यान देना, आरएनए प्राइमर हमेशा जुड़ता है 3' पर, तो यहाँ पे इसके पास 3' प्रेजेंट था इसलिए यहाँ पे ये जुड़ गया। यहाँ पे 3' थोड़ा दूर है लेकिन इसे पता है कि ये तो 5 स्टैंड है, तो यहाँ पे तो जुड़ना ही नहीं है, कहाँ जुड़ना है, 3' पे ही जुड़ना है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला जो स्टेप आएगा वो न्यूक्लियोटाइड्स का जुड़ना आएगा। अब न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे तो उनके लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड की आवश्यकता पड़ेगी तभी वो जुड़ पाएंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी देखना, जो डीएटीपी हमने बनाया था, यानी कि जो ट्राइफॉस्फेट हमने बनाया था उसको वापस किसके अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, मोनोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चारों को कन्वर्ट कर देंगे, कौन सा एंजाइम आएगा, पायरोफॉस्फेटेज नाम का एंजाइम आएगा। ये मैंने आपको आवश्यक पदार्थ के अंदर लिखा दिया है, फिर से देखना, पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम आएगा, इसकी उपस्थिति में एटीपी को तोड़ के किसके अंदर परिवर्तित कर दिया जाएगा, एएमपी के अंदर परिवर्तित कर दिया जाएगा। डी का मतलब है डीऑक्सी, तो डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर। बदले में हमें मिलेगा क्या, ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा बहुत ज्यादा मिलेगी। यही एनर्जी को यूज किया जाएगा यहाँ पे जो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं उसके रूप में। ठीक है, अब देखना, अब हमारा मेन स्टेप आ जाता है न्यूक्लियोटाइड्स का जुड़ना। अब न्यूक्लियोटाइड्स आते जाएंगे, आने के बाद यहाँ पे जुड़ते जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज समझना कि ये जो जुड़ने का काम चलेगा ये कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में चलेगा, तो आरएनए पॉलीमरेज नाम की एंजाइम की प्रेजेंस में ये सारा काम चलता चलेगा। यहाँ पे आके आरएनए प्राइमर जुड़ा था, यहाँ पे आके आरएनए प्राइमर जुड़ा तो वो गति करेगा कहाँ, 5' से लेके 3' की तरफ। ध्यान रखना, आरएनए प्राइमर जो जुड़ा था, अब जो स्ट्रैंड जुड़ते हुए जाएंगे, बनते हुए जाएंगे, वो किस तरफ बनेंगे, 5' की तरफ। ये जो स्ट्रैंड बन रहा है ये कैसा है, लीडिंग स्ट्रैंड है। आप देखना, ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है ये कैसा है, सतत रूप से है। कैसा है, सतत रूप से यहाँ पे क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और सतत रूप से ये बनता हुआ जा रहा है, कहीं पे हमें बीच में टूटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसा स्ट्रैंड जो कि सतत रूप से बनता हुआ जाता है, कहाँ बनता है, 5' से 3' की तरफ बनता है, उसे तो कहते हैं अपन लीडिंग स्ट्रैंड। दूसरे स्ट्रैंड की तरफ जो बनेगा, जो बन रहा है 3' से 5' की तरफ, उस स्ट्रैंड को कहा जाता है लैगिंग स्ट्रैंड, या फिर जिसे कहते हैं ओकाजाकी खंड। ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है ये कैसे बनता है, ये असतत रूप में बनता है। कैसे बनता है, असतत रूप में बनता है, यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रैंड आते हैं, यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं वो आपको खंड के रूप में दिखाई दे रहेंगे। जैसे एक यहाँ पे ये ब्लॉक बन गया, बीच में से टूट गया, फिर दूसरा यहाँ पे ब्लॉक बन गया, फिर टूट गया, टूटने के बाद फिर यहाँ पे तीसरा बन गया। तो ये जो गति करता है ये बनता है कहाँ, 3' से 5' की तरफ। कहाँ बनता है, लैगिंग स्ट्रैंड बनता है हमेशा कहाँ पे, 3' से 5' की तरफ। वहीं पे जो लीडिंग स्ट्रैंड बनता है वो कहाँ बनता है, लीडिंग स्ट्रैंड बनता है 5' से 3' की तरफ। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यही से बनता है, इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखना, लैगिंग स्ट्रैंड कैसे नाम पड़ा, कैसे आप इसको याद करेंगे, तो इसके दो तरीके। पहला तो आपको ध्यान रखना है कि लैगिंग स्ट्रैंड कैसा होता है, असतत होता है। याद कैसे करेंगे, कि जब कोई चीज लैग करती है, जैसे हमारा कंप्यूटर लैग करता है, हमारा फोन लैग करता है, तो उसमें क्या टूट टूट के चीजें होती हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात, लैग का मतलब क्या था, फोन लैग करना स्टार्ट कर देता। तो यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये लैग कर करके बन रहा है। पहले बन रहा था, फिर बीच में लैग कर गया, छूट गया, फिर दूसरा स्टैंड बना, फिर बीच में लैग कर गया, फिर छूट गया, फिर अगला बना। यहाँ पे दूसरा आपको क्या याद रखना है कि लैगिंग में शब्द आ रहा है लैग, तो जॉइंट्स कहाँ पाए जाते हैं, लैग के अंदर जॉइंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, लीडिंग के अंदर लीड शब्द आ रहा है, तो लीड में आप कहीं भी देखेंगे जॉइंट नहीं होता, बिल्कुल उसकी सीधी डोरी होती है। लेकिन लेग के अंदर हम देखते हैं कहाँ पाए जाते हैं, जॉइंट्स पाए जाते हैं। पहले हमारा फीमर वाला जॉइंट्स आता है, फिर हमारा टकने वाला जॉइंट्स आता है, फिर हमारे घुटने का जॉइंट्स आता है। तो ऐसे जॉइंट्स पाए जाते हैं, उसे अपन कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड की खोज की थी, स्ट्रैंड की जो खोज की थी वो ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट ने करी थी, इसलिए उन्होंने इसको अपने ऊपर नाम रख दिया, क्या, ओकाजाकी खंड या फिर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अब देखना, तो ये जो प्रक्रिया है चलती रहेगी। जो नीचे वाला स्टैंड है इसके ऊपर बनेगा 3' से 5' की तरफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट, जो कि कैसे हैं, असतत हैं। ऊपर वाले स्टैंड के ऊपर चलेंगे लीडिंग स्टैंड, जो सीधे हुए बनते चलेंगे, जो सतत रूप में बनते हुए चलेंगे। अब अगली चीज आ जाती है कि यहाँ पे जैसे अपना काम पूरा हो गया, ये जो स्टैंड है यहाँ पे कंप्लीट बनता हुआ चलेगा और दोनों स्टैंड क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब अपना काम क्या है कि जो आरएनए प्राइमर हमने यहाँ पे जोड़ा था, इस आरएनए प्राइमर को हटाया जाएगा। हटाने का काम कौन करेगा, एक्सोन्यूक्लियस नाम का एंजाइम है, जो इस आरएनए प्राइमर को क्या कर देगा, हटा देगा। अगले स्टेप पे आते हैं कि ये जो ओकाजाकी खंड यहाँ पे बने थे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बने थे, इनको क्या करना है, जोड़ना भी है। क्योंकि डीएनए कैसा होता है, जुड़ता है डीएनए, कभी भी ब्लॉक्स के अंदर डीएनए नहीं बनता है। तो इसको जोड़ने का काम कौन करेगा, यहाँ पे देखिए आप, इसको जोड़ने का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम क्या करेगा, ओकाजाकी खंडों को जोड़ने का काम करेगा। अगला देखना, अगला स्टेप आता है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे आके जुड़े हैं, या कोई भी नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे आके जुड़ा है, वो गलत तो नहीं जुड़ गया, इसे कहते हैं प्रूफ रीडिंग। तो प्रूफ रीडिंग करने का जो काम करता है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है। प्रूफ रीडिंग का मतलब आप जानते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया, फिर से आपको बता देता हूँ एग्जांपल की सहायता से। आप ये देखिए पहले कि करता कौन है, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ये काम करता है। जब भी कोई बुक का छपाई जाती है, बुक को अपन छपवाते हैं, तो उसमें प्रूफ रीडिंग की जाती है। प्रूफ रीडिंग मतलब क्या है कि हमने सबसे पहले बुक को लिख के दे दिया इसको टाइप करने वाले को। अब उसकी जो टाइपिंग कॉपी है वो हमारे पास आएगी, उसके बाद हम उसकी क्या करते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं।
यानी कि उसको देखते हैं कोई टाइपिंग में मिस्टेक तो नहीं आ गई, फिर उसको फाइनल पब्लिकेशन के लिए प्रिंट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को कहते हैं प्रूफ रीडिंग। तो प्रूफ रीडिंग यहाँ पे क्या है कि कोई स्ट्रैंड गलत तो नहीं जुड़ गया, कोई नाइट्रोजनस बेस गलत तो नहीं जुड़े, कोई शुगर गलत तो नहीं जुड़ गई, उसको प्रूफ रीडिंग करने का काम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड नाम का एंजाइम करता है। अब मान के चलिए कोई चीज़ क्या हो गई, गलत जुड़ गई, हो सकता है नेचुरल प्रोसेस है, गलत जुड़ गई, तो गलत जुड़ने को सही करने का काम कौन करता है? तो देखिए दो एंजाइम यहाँ पे काम आते हैं। पहला आता है पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आता है, जो कि ये काम करता है किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स के अंदर। मैंने शॉर्ट के अंदर लिखा है, आप समझिएगा। एक एंजाइम यहाँ पे काम आता है, कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो किसके अंदर काम करता है? प्रोकैरियोट्स के अंदर काम करता है। वहीं दूसरा एंजाइम आता है, कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। मैंने आपको ये सारे जो है वो लिखा भी दिए थे, आप पिछले स्टेप में जाके देखिएगा, पिछली वीडियो के अंदर आपको ये सारी चीजें बताई है मैंने। पॉलीमरेज फर्स्ट तो करता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, और पॉलीमरेज डेल्टा और पॉलीमरेज एप्सिलॉन करता है किसके अंदर? यूकैरियोट्स के अंदर। इस तरीके से प्रूफ रीडिंग करने के बाद फाइनली जो अपना डीएनए है वो एक डीएनए से दो डीएनए बनके क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। ये स्ट्रैंड बिल्कुल अलग बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको फिर से कंप्लीट करके बता देता हूँ कि ये यहाँ पे एक कंप्लीट डीएनए बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बन रहा है ये इधर पीछे की तरफ चल के क्या बन जाएगा? कंप्लीट डीएनए बन जाए। गति ये भले यहाँ कर रहे हैं, इसको आगे की तरफ और थोड़ा सा पीछे खिसकते जाएंगे, जैसे ब्लॉक से जुड़ते जाएंगे, तो ऐसे करके आप देखिए एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए? दो डीएनए बन गए। अब दो डीएनए के अंदर सेमी कंजर्वेटिव का मतलब आप समझ रहा, मैंने आपको बताया था कि 50% हमेशा रिजर्व रहता है। तो जब एक से दो बने तो आप देखेंगे एक स्ट्रैंड कौन सा है? पुराना वाला ही है। दूसरा स्टैंड भले ही नया है, दूसरे में देखना एक स्टैंड कौन सा है? पुराना वाला ही है, दूसरा भले ही नया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब एक से दो बने तो 50% क्या रहा? कंजर्व रहा, यानी कि 50% डीएनए जो है वो पुराना वाला ही चला आ रहा है। इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड, जिसको मेसेल्सन और स्टॉल ने क्या किया था? प्रयोग किया था इकोलाई नाम के बैक्टीरिया पर। वो आप पहले वीडियो के अंदर हमने वो सारी चीजें देख ली थी। तो इस तरीके से हमारा आज की वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया कि इसको डीएनए रेप्लिकेशन को। आशा करता हूँ आपको जो ये टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा, अच्छे से डाउट जो है आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका यदि कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आप सबके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट करिए, मैं आपको सारी चीज़ें जो भी डाउट्स हैं आपके वो क्लियर कर दूंगा। आपको करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो भी आपके दोस्त हैं वो उसको वीडियो आप शेयर कर दीजिए, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, अपन आगे भी और अच्छी चीज़ें लेके आने वाले। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।